हाय एवरीवन। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीबैक, विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, या फिर दूसरा नाम है टूलैक, TOLAC, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन। तो आधे डॉक्टर तो आप लोग वैसे ही बन गए हो। 5-6 साल से मेरे से पढ़ के काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब टर्मिनोलॉजीज़ क्यों बताती हूँ? आप लोग डॉक्टर तो नहीं हो, इसलिए बताती हूँ क्योंकि आजकल आप लोगों को आदत है, सबको आदत है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज को, OPD स्लिप को गूगल पे सर्च करना और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको किसी से पूछना, उसको समझने की कोशिश करना। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं, जैसे सिजेरियन है। सिजेरियन आप लोगों को आप पता इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर से इतनी बार सुन चुके हो। अब आपको क्या पता कि बच्चे को जब ऑपरेशन से निकालते हैं उसको सिजेरियन बोलते हैं। वो मैंने या हमारे जैसे डॉक्टर्स ने आपको सिखाया। हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस निकालना, उसको भी आप समझ गए क्योंकि आप इतने दिनों से सुन रहे हैं। इसी तरह से वीबैक एंड टोलैक, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिलीवरी सिजेरियन के बाद हो सकती है कि नहीं, नॉर्मल कितने चांसेस होते हैं, किन लोगों को नहीं करानी चाहिए, किन लोगों को करानी चाहिए। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन यानी कि नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर 1 सिजेरियन 70% चांस होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 100 में से 70 या 80 यानी कि 10 में से 7 या 8 लेडीज़ को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं? कौन सी लेडीज़ फेवरेबल होती हैं जिनमें एक्चुअली हम ट्राई करते हैं ये वाली डिलीवरी, कौन सी लेडीज़ को हम मना करते हैं? जिनको मना करते हैं वो है जिनमें बच्चा ऑलरेडी उल्टा है, या फिर जिनको एक से ज़्यादा सिजेरियन हो चुके हैं, यानी कि 2 या 3 बार सिजेरियन हो चुका है, यूट्रस पे कट लग चुका है। ऐसे केसेस में यूट्रस के रप्चर होने का यानी फटने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है जिनको बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं होता। जैसे पिछली बार भी उन्होंने सिजेरियन सिर्फ इसलिए करवा लिया क्योंकि दर्द हो रहा था। हालांकि दर्द को कम करने के लिए अपने पास और भी ऑप्शंस हैं। एपिड्यूरल है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, पीठ में सुई लगा के। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि पीठ में सुई लगा के हम इस वाले हिस्से को पूरा सुन्न कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। और जिन लोगों को पहले कट लग चुका है, जिनके यूट्रस पे स्कार है, उनको जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब यूट्रस के अंदर पेन आएगा, मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा दर्द होगा। यानी कि जिसको कभी ऑपरेशन हुआ उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होगा। तो जो लेडीज़ छोड़ी छुई मुई हैं, जिनको बिल्कुल दर्द नहीं सहन करना, उनको हम मना करते हैं। चौथी कैटेगरी वो होती है जिनका रास्ता बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है। अब आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपका टाइम फुल हो रहा है, 40 वीक्स होने वाले हैं, आपका रास्ता बिल्कुल नहीं खुल रहा, आपको दर्द नहीं आ रहा। ऐसे में डॉक्टर के पास चांसेस कम होते हैं कि आपको दर्द उठाने की इंजेक्शन या दवाई दें। क्यों? क्योंकि आपकी यूट्रस पे कट लगा हुआ है। यूट्रस पे कट लगा हुआ है तो इस वजह से जो कुछ टैबलेट्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल्स वगैरह हम लोग देते हैं इंडक्शन के लिए, जो आपके रास्ते को खोलता है, आपके पेट में दर्द लाता है, आपके पीठ में दर्द लाता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वाले जो इंजेक्शंस या जेल्स या टैबलेट्स हैं वो आपको नहीं दी जाती, क्योंकि आपको पहले कट लगा है तो कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो यूट्रस फट सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। ये 4-5 ऐसे क्राइटेरिया हैं। 5वां क्राइटेरिया डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्टर किसी रूरल सेटिंग में बैठे, यानी कि गाँव में बैठे, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर एंड टाइम पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्रस फट गया, मान लीजिए आपका सिजेरियन करना पड़ गया एमरजेंसी में GA देना पड़ता है, यानी कि पूरा बेहोश करना पड़ता है। इतना टाइम नहीं होता कि पीठ में सुई लगा के आपको सुन्न किया जाए। बच्चे को खतरा है, ऐसे में फटाफट सिजेरियन करना पड़ता है। माँ की जान को खतरा है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुविधाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूट्रस निकालने की जरूरत पड़ गई। ये सारी चीज़ें एक छोटे सेटअप में मुश्किल होता है। और फिर डॉक्टर के कैलिबर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितने केसेस करें। तो ये कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम वीबैक एडवाइस नहीं करते हैं। अब आते हैं इस कैटेगरी की लेडीज़ पे जो कि फेवरेबल हैं, जिनमें कि हम एक्चुअली मानते हैं कि हाँ आपको डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। पहली बात तो जिनको सिर्फ एक सिजेरियन हुआ है, यानी कि यूट्रस में सिर्फ एक बार कट लगा है,
दूसरी चीज़, उनको ऑलरेडी एक नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी है। बहुत सी लेडीज़ होती है 1 या 2 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं पहले, उसके बाद सिजेरियन हुआ है, या पहला सिजेरियन हुआ उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई, फिर तीसरा या चौथे में पूछना है कि क्या करें। तो ऐसे केसेस में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए। तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसको कि अपने आप दर्द शुरू हो गया। जिन लेडीज़ को अपने आप दर्द शुरू हो गया, आपको एक डेट दी गई है कि भाई हाँ 39-40 वीक्स पे आपका सिजेरियन है। अगर आप प्लान्ड सिजेरियन कराएंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये प्लान कर लिया कि मुझे तो नॉर्मल कराना ही नहीं है, मुझे तो सिजेरियन ही कराना है, तो फिर डॉक्टर आपको 38 वीक्स पे बुलाएंगे। 39-40 तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लास्ट के 2 हफ्ते वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको नॉर्मल कराना ही नहीं है तो आप इमरजेंसी में दर्द लेके रात के 2 बजे 4 बजे क्यों जाते हो? उस समय सबका कैलिबर कम होता है, फैसिलिटीज़ कम होती है, इमरजेंसी के केसेस हमेशा बिगड़ते हैं, रादर देन कि आप प्लान करके सही टाइम पे चीज़ें कराओ। तो ये उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों ने प्लान करा कि मुझे नॉर्मल कराना है। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको एक डेट दे देंगे। अगर उस डेट से पहले, या फिर आपको बोला गया कि मैं 40 वीक्स के बाद आप वेट नहीं करेंगे, 40 से पहले आपको दर्द आ गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तब आपके चांसेस ज़्यादा होंगे नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि अपने आप दर्द शुरू हो गया, रास्ता खुलना शुरू हो गया, तो डॉक्टर को कम से कम दवाइयाँ देनी, सिर्फ आपको मॉनिटर करना है, आपके बच्चे को मॉनिटर करना है। चौथी वो कैटेगरी होती है जिसमें फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे के लिए NICU है, 24 घंटे पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर अवेलेबल है, 24 घंटे बेहोशी के डॉक्टर अवेलेबल हैं। आपको भले जनरल एनेस्थीसिया देना हो, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना हो, डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतनी क्षमता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन को वो संभाल सके। ऐसे केसेस में आपको VBAC यानी कि विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन के लिए माना जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी और आपको एनकरेज किया जाएगा। जैसे मैं अपने पेशेंट को एनकरेज करती हूँ कि क्यों नहीं करवाते नॉर्मल डिलीवरी, ट्राई तो करो, डरते क्यों? अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पहले से, तो आप क्यों नहीं इस बार नॉर्मल ट्राई करते हो? क्या पता पिछली बार बच्चा उल्टा था इसलिए हो गया, इस बार नॉर्मल हो जाए, राइट? अब आते हैं कितने परसेंटेज रिस्क होते हैं, कौन कौन से रिस्क होते हैं, और कितना गैप होना चाहिए डिलीवरीज के बीच में जिससे कि आपका यूट्रस आपका स्ट्रांग हो जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पहला रिस्क होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपके केस में जिनको पहले सिजेरियन हो चुका है, एक तो दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल डिलीवरी में, आपको मैंने बताया वो वाला यूट्रस जो है जहाँ से वो कटा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा पेन करता है। सेकेंडली, थोड़ा ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस ऑलरेडी थोड़ा स्कार्ड है, थोड़ा प्लास्टिक जैसा हो गया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो 1% यानी कि 100 में से 1 में रिस्क होता है कि उसको ब्लड की जरूरत पड़े। भले डिलीवरी से पहले उसकी हीमोग्लोबिन सही था, उसको ब्लड की कमी नहीं थी, उसके बावजूद 1% केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क रहता है। देन यूट्राइन रप्चर, बच्चेदानी का फटना ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहे हैं अच्छे से तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके बावजूद 1% केसेस, 100 में से 1 में बच्चेदानी फट जाती है। अब ऐसे केसेस में डॉक्टर को बहुत ध्यान रखना है कि पूरे टाइम पेशेंट को मॉनिटर करें, ध्यान रखें। स्कार टेंडरनेस यानी कि जहां आपका कट लगा है वहां पर उनको फील करना आना चाहिए कि कब पता चले कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये स्कार फट रहा है। बच्चे की धड़कन में चेंजेस आएंगे, आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को देखनी होती है, आपको नहीं समझना है। तो 1% चांस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, 1% चांस होता है स्कार के रप्चर होने का, यानी कि यूट्रस के रप्चर होने का। जिन केसेस में फेल्ड ट्रायल होता है, यानी कि हम VBAC या टोलैक की कोशिश कर रहे हैं और वो फेल हो गया, यानी कि आपको सिंटो दिया गया, ऑक्सीटोसिन दिया गया, आपको पेन नहीं आया, या पेन आने के बावजूद आपका यूट्रस का रास्ता नहीं खुला, ऐसे केसेस में रप्चर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतनी सारी दवाइयां मिल चुकी हैं। ऐसे केस में कभी कभी रप्चर हो जाता है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप अच्छे सेटअप में हैं और अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है आपकी। अब आते हैं गैप कितना होना चाहिए। भतेरे क्वेश्चंस आते हैं, मैडम मुझे कितना गैप रखना चाहिए कि अगला बच्चा नॉर्मल हो जाए। पहली बात तो ऐसा कोई आंसर होता ही नहीं है, किसी भी किताब में किसी भी डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं है। पेशेंट्स को हम बोल के भेजते हैं जब डिलीवरी होती है कि कम से कम बॉडी को 2 साल देना, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन हो। हर इंसान को मेंटली फिजिकली पूरा रिकवर करने में 1.5-2 साल लगता है, और सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं, आपका यूट्रस स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बॉडी नॉर्मल आ जाएगी, कुछ लोग बहुत जल्दी शेप में आ जाते हैं, उसके बावजूद आप फाइनेंशियली सोशली हर तरीके से एक बर्डन होता है। जो बच्चा होता है आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, चाहे वो बच्चा रहे ना रहे, अगर रह गया तो डेफिनेटली 2 साल तो आपका काम बहुत बढ़ जाता है, नहीं रहे तो फिर भी आप 6-8 महीने में वापस प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप गैप मुझसे पूछें तो 6 महीने में आपका यूट्रस बिल्कुल रेडी हो जाता है वापस डिलीवरी के लिए। लेकिन नॉर्मली 18 to 20 मंथ्स यानी कि 1.5 से 2 साल हम आपको बोलते हैं, जिससे आपका पहला वाला बच्चा नॉर्मल हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, आप उसको दूध पिलाना बंद कर दें, आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर हो जाए।
तो कहते हैं ना, जितना आप गैप देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि 5-6 साल 10 साल गैप दे दिया, 3 साल तक 2 साल तक गैप दे देंगे तो आपकी बॉडी उतनी हील कर जाएगी और यूट्रस में उतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, मैडम मैं क्या खाऊं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा यूट्रस मजबूत हो जाए। आप यूट्रस को मजबूत नहीं कर सकती। डेफिनेटली अगर आप अच्छा खाना खाएंगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, वो चाहे आपका यूट्रस हो, चाहे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो, चाहे आपके हाथ पैर हो, आपके घुटने हो, आपके कूल्हे हो, सब कुछ। राइट तो आप जितना प्रोटीन खाएंगी, जितना बैलेंस डाइट लेंगी, जितनी एक्सरसाइज करेंगी, आपकी बॉडी में उतनी क्षमता रहेगी। यूट्रस भी आपकी बॉडी का ही हिस्सा है। एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, जिसको हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, जो आपकी नीचे वाली जो मांसपेशियां हैं, विजाना से लेके योनि से लेके पीछे तक, अगर आप उनको टाइट करके उनको स्ट्रांग रखेंगी, आप देखें कि आपको कोई नॉर्मल डिलीवरी के समय अगर कोई नुकसान पहुंचा हो मसल्स का, तो उसको कैसे कसरत से ठीक करना है। नई लेज़र मशीन आ गई, जिसको कि आपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोज़ में भी सुना है। नई मशीन आ गई जिससे कि आप लोकल एरिया को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेजर मशीन से बहुत फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, ये एक तरह से आपकी बच्चेदानी को पकड़ के रखती हैं। आपकी बच्चेदानी यहाँ है, उसके नीचे ये मसल्स हैं। आप इनको स्ट्रांग रखेंगी तो यूट्रस की लिगामेंट्स, इसकी मसल्स, इसकी मांसपेशियां सब स्ट्रांग रहेंगी, तो फटने के चांसेस कम रहते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपने सुना कि वीबैक और टोलैक बेसिकली एक ही चीज़ है। ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन या विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं 70% अगर आप दर्द सहने की क्षमता रखते हैं और सारे फेवरेबल चीज़ें आपके साथ हैं। और जिन लोगों में फेल होता है वो जनरली वो होते हैं जिनको अपने आप दर्द नहीं आया, जिनको कि डॉक्टर ने एडमिट करा कि चलो मैं कोशिश करती हूँ दर्द का इंजेक्शन लगा के इंड्यूस करने की, या फिर जो टाइम से पहले लेबर में चले गए, बहुत पहले चले गए, यानी कि 37 वीक्स कंप्लीट ही नहीं हुआ, 34-35 पे, ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि शायद के चांसेस बढ़ जाए और नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। और तीसरा केस होता है जिनमें पहले की कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं है। राइट तो दैट इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं आप। मेरे से, अगर आप डॉक्टर हैं तो मेरे से पढ़ सकते हैं, मेरे कोर्सेज चलते हैं मेरी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट है drsonalparihar.com और इसी पे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं प्राइवेट। पेमेंट ऑप्शन वहीं पर मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कॉल मत करिएगा, साइलेंट नंबर है। थैंक यू वेरी मच।